नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। आज जब लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती मनाई जा रही है, तो कांग्रेस के नेताओं, विशेष रूप से कांग्रेस के अध्यक्ष ने एक बार फिर सरदार पटेल का नाम लेकर के आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने का एक बार शिगूफा फिर छोड़ दिया है। और दावा ये है कि सरदार पटेल चाहते थे संघ पर प्रतिबंध लगाना, लेकिन इसमें दो महत्वपूर्ण बात है। पहली बात ये कि संघ को प्रतिबंध लगाने को लेकर के न केवल कांग्रेस के नेता इल इन्फॉर्म्ड है, मतलब उनके पास पूरे तथ्य साक्ष्य नहीं है। दूसरा ये, वो सरदार पटेल का नाम लेकर के झूठ बोलते हैं, क्योंकि उस झूठ को चेक नहीं किया जा सकता है, एक बात। दूसरा, उस झूठ के पीछे मोटिव ये होता है, पॉलिटिकल मोटिव होता है। तीसरा, जो व्यक्तिगत उसमें लाभ का होता है कि अपने नेता को खुश रखना। अपने नेता मतलब, अगर ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं तो उनका नेता कौन हो सकता है। अब इस पर पहले चर्चा करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे हुए या उनके पुत्र प्रियांक खड़गे हुए या प्रकाश आंबेडकर हुए, इस तरह के बहुत सारे नेता इस बात को लेकर के बड़ी मुखरता से आजकल बात करते हैं कि संघ को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। कर्नाटक की पूरी सरकार इस कोशिश में लगी हुई है। उनके जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो चीफ सेक्रेटरी को बोल रखा है कि संघ के कार्यक्रमों को रोकने के लिए किस तरह से जो तमिलनाडु मॉडल है उसको कर्नाटक में कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। खैर, वो बड़ी छोटी सी बात है और उसको लेकर के दो मुकदमे अदालत में गए और कर्नाटक सरकार को मुंह की खानी पड़ी। अब फोकस करते हैं प्रतिबंध पर। प्रतिबंध को लेकर के ये कहा जा रहा है, खड़गे साहब ने जैसा कहा है, कि सरदार पटेल चाहते थे कि संघ पर प्रतिबंध किया जाए, और उनके किसी चिट्ठी की बात कर रहे हैं। मैं चिट्ठी की ही बात कर दे रहा हूँ, 1948 की ही चिट्ठी की बात कर देता हूँ। सरदार पटेल को नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी थी। उसकी तारीख है 26 फरवरी 1948 की। 30 जनवरी को महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या की गई थी। अब नेहरू ने पटेल को जो लिखा था, अंग्रेजी में लिखा हुआ पत्र है, उसका लब्बो लुबाब ये है, जिसमें वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जितनी ही ज़्यादा बापू की हत्या के बारे में सूचनाएं मेरे पास आ रही हैं, उतना ज़्यादा ये साबित हो रहा है कि इसमें संघ की भूमिका थी। ये 26 फरवरी 1948 की नेहरू की लिखी हुई चिट्ठी है। उसके जवाब में 27 फरवरी को सरदार पटेल ने जो चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में बोले कि मैं इस पूरे इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में नज़र बना कर रखे हुआ हूँ, और दिल्ली में जो उनकी चिट्ठी है, दिल्ली में इस साजिश को अंजाम नहीं दिया गया। ये जो साजिश है वो उसका केंद्र पूना, बॉम्बे तब का, अभी का मुंबई, अहमदनगर और ग्वालियर था। दिल्ली जो है निश्चित तौर पर उसका समाप्ति बिंदु था, टर्मिनेटिंग पॉइंट था। और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया वो 2 या 3 दिन का से ज़्यादा का समय उन्होंने दिल्ली में नहीं व्यतीत किया, 19 जनवरी से 30 जनवरी के बीच। और इससे ये स्पष्ट साबित होता है कि आरएसएस की कोई भूमिका इसमें नहीं थी। स्पष्ट तौर पर ये चिट्ठी में लिख रहे हैं 27 फरवरी 1948 की, सरदार पटेल की। अब बाकी मुद्दों पर आते हैं। आरएसएस को प्रतिबंध लगाया गया। आरएसएस पर अब तक 3 बार प्रतिबंध लगाया गया है। अंग्रेज़ों के समय भी 1939 में प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी। स्टेट गवर्नमेंट में सेंटर जो तब की केंद्र सरकार ने रिकमेंड भी किया था अंग्रेज़ों की, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स ने उसको प्रतिबंध लगाने से मना कर दिया। 1932 में संघ के लोगों को
शाखा जाने के लिए जो केंद्र सरकारी कर्मचारी थे उनको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी पूरी तरह से सफल नहीं रहा। अब मसला जो है, पहले तीन जो प्रतिबंध हैं उनकी बात कर लेते हैं। पहला प्रतिबंध लगा था 4 तारीख को, 4 फरवरी 1948 को, गांधी की हत्या के बाद। दूसरा प्रतिबंध लगा था इमरजेंसी के बाद 4 जुलाई 1975 को। तीसरा 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचे के गिरने के बाद। अब ये 3 प्रतिबंध लगे थे। इन तीनों प्रतिबंधों में एक के बाद एक मैं बताने की कोशिश करता हूं। जो पहला प्रतिबंध लगा था 4 फरवरी 1948 को, उसको लेकर के बहुत डिटेल पत्राचार है। जो दूसरे सरसंघ चालक हैं माधवराव सदाशिव गोलवलकर जी, उनके बीच में, और सरदार पटेल प्रधानमंत्री और तब के जो होम सेक्रेटरी वाली जो स्थिति थी, मिस्टर अयंगर थे, उनसे, HVR अयंगर ICS ऑफिसर थे, उनको लेने की। इसमें 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है जिसको समझ लेना चाहिए। पहला ये कि गोलवलकर जी ने बोला था कि अगर RSS के खिलाफ सरकार के पास कोई प्रमाण है तो एक ट्रिब्यूनल को इसकी जिम्मेदारी दे दी जाए, जो तटस्थ हो, जो वो उसको जिम्मेदारी दी जाए। और ये चिट्ठी उन्होंने लिखी थी सिवनी जेल से 17 मई 1949 को। इसके अलावा बहुत सारे और डिटेल हैं, उन डिटेल को इस छोटे से वीडियो में समाहित नहीं किया जा सकता है। और इसको लेकर के बहुत सारी बातें हुई कि मतलब उनको ट्रिब्यूनल को दे दीजिए, जांच करे, और अगर उसको लगता है कि ऐसा है। खैर, इन सब के बावजूद प्रतिबंध नहीं हटा और लगभग 17 महीने तक प्रतिबंध रहा। फिर एक कांग्रेस के नेता हुए थे मौलीचंद शर्मा ने RSS को प्रतिबंध किए जाने पर एक संगठन बनाया था जिसका नाम था जनाधिकार समिति, और उनको ये लगा था कि ये जो RSS पर प्रतिबंध था ये गलत था, और इसके लिए वो कैंपेन चला रहे थे। तो जब डेडलॉक आ गया, जब गृह मंत्रालय और RSS के सरसंघ चालक के बीच डेडलॉक आ गया, ये 10 जुलाई के आसपास की, मतलब जुलाई के आसपास की बात है, तो फिर ये जो है मौलीचंद शर्मा ने के इंटरवेंशन से बातचीत फिर शुरू हुई और संघ के अधिकारियों से जेल में मुलाकात की गई, और उसके बाद 11 तारीख को प्रतिबंध हटा दिया गया, 11 जुलाई को। अब 11 जुलाई को जो प्रतिबंध हटाया गया, उसके बाद संघ से प्रतिबंध हट गया। फिर अभी लोग ये कहते हैं कि संघ ने सरकार को इस तरह से लिख के दिया, मतलब जिसको माफ़ी जैसी बात कही जाती है। 22 तारीख को एक पत्रकार के प्रश्न के जवाब देते हुए दूसरे सरसंघ चालक ने बोला था कि संघ ने कोई भी ऐसी बात नहीं की है, कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जो अपने पुराने स्टैंड से पीछे हटा हो, और जो काम हम करते रहे हैं उसको सरकार ने लिखित तौर पर मांगा था, उसको लिखित तौर पर दे दिया गया है, लेकिन संघ ने अपने कार्य पद्धति, अपनी कार्य योजना में कोई बदलाव नहीं किया है। अब इसको जो लोग जिस तरह से सोचना चाहें सोचें, ये उनका स्पष्ट तौर पर बयान था, और अभी भी जो लोग उसको जिस तरह से सोचना चाहें सोचें। अब ये हुए पहले प्रतिबंध की कथा। दूसरा प्रतिबंध जो है वो इमरजेंसी के समय लगा था, और उसमें बहुत सारे संगठनों पर प्रतिबंध लगा था, और इमरजेंसी समाप्त होने के साथ अपने आप प्रतिबंध हट गया। तीसरा प्रतिबंध जो है वो 92 में लगा था, 1992 में, जब बाबरी ढांचा ढहा था। और बाबरी ढांचा ढहने के बाद एक जस्टिस बाहरी के अध्यक्षता में एक ट्रिब्यूनल बना था, जस्टिस PK बाहरी, हाई कोर्ट के जस्टिस थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये बोला कि जो संघ पर प्रतिबंध लगाया गया है
वो अनजस्टिफाइड है। और उस रिपोर्ट के बाद जो सरकार ने प्रतिबंध हटाया, तो ये 3 प्रतिबंधों की कहानी हो गई। इसके अलावा 1964 में इंदिरा गांधी ने जो सरकारी अधिकारी हैं उनको संघ के कार्यक्रमों में भागीदारी पर प्रतिबंध लगाया था। उसके बाद उसमें 2-3 और चिट्ठियां जारी करके उसको और सख्त किया था। 1964 के बाद 80 में और अक्टूबर 80 में चिट्ठी लिखी, जिसको 66, 70 और 80 3 बार, 66 में पहली बार प्रतिबंध की अटेंड करने से मना किया गया था, 75, 70 और 80, जिसको अभी 9 जुलाई 2024 को मोदी सरकार ने उसको डिफंक कर दिया। अब कोई भी सरकारी कर्मचारी संघ की शाखा में जा सकता है। और उसी का अभी उस पर निर्णय आया कि 4 लोगों को कर्नाटक सरकार ने संघ के कार्यक्रम में भाग लेने पर सस्पेंड कर दिया था, जिसको अदालत ने क्वैश कर दिया। अब बात करते हैं, प्रतिबंध की बात हो गई, अब इसके राजनीतिक मायने समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये कि जो बातें प्रियंक खड़गे करते हैं, जो बातें प्रकाश अंबेडकर करते हैं, जो बातें उनके प्रियंक खड़गे के पिताजी मल्लिकार्जुन खड़गे करते हैं, उन बातों में दम कितना है? क्या संघ पर प्रतिबंध लगाया जाता है? एक ऑर्डिनेंस जारी करके प्रतिबंध लगाया जा सकता है, सरकार जो जिसकी है वो ऐसा कर सकती है। लेकिन अदालतें किस लिए हैं? क्या अदालत में ये स्टैंड कर पाएगा संघ का प्रतिबंध? नहीं कर पाएगा। और 3 बार जिन लोगों ने प्रतिबंध लगाया, सरदार पटेल ने प्रतिबंध लगाया, सरदार पटेल ने ही प्रतिबंध हटाया पहली बार। दूसरी बार नरसिम्हा राव ने प्रतिबंध लगाया, नरसिम्हा राव ने ही उठाया। दूसरी बार इंदिरा गांधी ने के समय में प्रतिबंध लगा और इंदिरा गांधी के समय में ही हटा। तो ये ऐसा नहीं है कि किसी सरकार ने प्रतिबंध लगाया और दूसरी सरकार ने प्रतिबंध हटाया। तो ये मुगालता भी लोगों को दिमाग से निकल जाना चाहिए। अब एक और जो मसला है कि प्रतिबंध की बात कौन लोग करता है, और या संघ के खिलाफ जहर कौन लोग उगलता है? संघ के खिलाफ जहर उगलने वाले जिन लोगों का नाम लिया, लेकिन इनके पीछे कौन है? इनके पीछे इनका नेता है राहुल गांधी। राहुल गांधी संघ के बारे में बोलते हैं कि संघ जो है वो हिंदू आतंकवाद या हिंदू जो एक्सट्रीमिज्म है वो ज़्यादा खतरनाक है बाकी किसी और तरह के। और वो संघ के बारे में, संघ को वो मुस्लिम ब्रदरहुड से तुलना करते हैं। उनके नेता संघ के बारे में इस तरह की बात करते हैं। अब ये जानते हुए कि संघ पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन प्रियंक खड़गे भी बोलेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी बोलेंगे, प्रकाश अंबेडकर भी बोलेंगे और तमिलनाडु के नेता भी बोलेंगे। ये सिर्फ इसलिए किया जाता है कि वो खबरों में बने रहें, वो उनको ट्रैक्शन मिलता रहे। एक कारण ये होता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि ऐसा करने से राहुल गांधी खुश होंगे, सोनिया गांधी खुश होंगी और मुसलमान खुश होगा। ये एक बड़ी वो है कि इससे उनका अपीजमेंट होता रहेगा। मुसलमान को आप अपीज कर पाइएगा और जो कांग्रेस के मालिक हैं, जो प्रोपराइटर्स हैं कांग्रेस के, वो लोग खुश होंगे। तो ये एक और रणनीति का हिस्सा, रणनीति का कह लीजिए या एक राजनीतिक मजबूरी का हिस्सा है जिसके लिए ये सब किया जाता है। अब इन सब के बीच जो बातें हुई उसको लेकर के बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी अभी भी कपूर कमीशन की रिपोर्ट है,
कपूर कमीशन की रिपोर्ट में संघ को गांधी की हत्या से अलग रखा गया। उसके बावजूद लगातार जो पब्लिक डिस्कोर्स है उसमें संघ को गांधी की हत्या से जोड़ा जाता है। अब इन सब के पीछे एक और पॉलिटिकल नैरेटिव चलता है कि जिस तरह से कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी तब जब बावजूद इसके कि जो स्टेट वर्किंग कमेटीज हैं उन्होंने सरदार पटेल के पक्ष में वोट किया था, वो उसके बावजूद नेहरू को प्रधानमंत्री पद के लिए गांधी जी ने पुश किया। उसके बाद से कांग्रेस में लगातार कांग्रेस की पॉपुलैरिटी और नेहरू जी की पॉपुलैरिटी में कमजोरी आई। तो क्या नेहरू अपनी उस पॉपुलैरिटी को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर करने के लिए, या ओवरऑल पूरा कांग्रेस अपने आप को रिलेवेंट बना करके रखने में, इसलिए कि भूमिका खत्म हो जाती है संघ कांग्रेस की स्वतंत्रता के बाद, लेकिन वो कि हमने स्वतंत्रता दिलाई और उसको रिलेवेंट बना करके रखने के लिए जितनी भी जो इस तरह की आइडियोलॉजी थी, संघ या उसकी भारतीय जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या हिंदू महासभा या और इस तरह के जो करपात्री महाराज का जो राजनीतिक दल था, उन सब को डिस्क्रेडिट करने की एक योजना का हिस्सा है। ये भी आजकल एक डिबेट का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर के संघ पर बयानबाजी ऐसा नहीं है कि आज के बाद रुक जाएगी या उसके बाद नहीं होगी, ये जारी रहेगी, इसलिए कि लोग संघ के बहाने कम से कम अपना पॉलिटिकल रिलेवेंस बना करके रख पा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।